रही हूँ। मैडम, आप अतिथि व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत स्नेही शुभकामनाएं। भारतीय भाषा परिषद, भगवंत विश्वविद्यालय और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय समकालीन साहित्य में सामाजिक चेतना, साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना के प्रचार प्रसार की अभिव्यक्ति की पड़ताल है। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध लेखिका, भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी जी कर रही हैं। उन्हें मेरा सादर प्रणाम निवेदित। अभी अभी विषय प्रवर्तन कर संगोष्ठी के अनेक आयामों पर विस्तार से प्रकाश डालते डॉक्टर संदीप अवस्थी जी ने सभी विज्ञजनों का भावभीना स्वागत किया। सत्र समन्वयन के लिए डॉक्टर सुनीता पाल की समर्थ भूमिका है। वे हमारे सामने हैं और अभी उन्होंने एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने उपस्थित किया है। मित्रों, साहित्य राष्ट्र की प्राणधारा है और राष्ट्र का निर्माण भौगोलिक सीमाओं से नहीं हुआ करता, क्योंकि राष्ट्र मात्र भौगोलिक इकाई है भी नहीं। यह विचार है, संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है, गौरव है। राष्ट्र की अवधारणा ऋग्वेद से है, जहां लिखा है भद्र यच्छन्त ऋषस्वर विद्रता पोदीक्षाम उपनिवेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलो इच्छामि तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त कहता है माथा भूमि पृथ्व्यो अहम। भारत के लिए बार बार कहा जाता है और मैं इन पंक्तियों को दोहराते बहुत गर्वित होती हूँ। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वही खड़ा भारत जीवित भास्वर है। तुझको या तेरे नदेश गिरिवीर को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना साहित्य द्वारा ही परिभाषित होती है, फिर चाहे वह सामाजिक चेतना हो या मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात। साहित्य का अध्येता एकत्रित होकर बार बार सोचते हैं हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं। सच में समस्याओं पर सोचने, विचारने और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए ही तो इन संगोष्ठियों का आयोजन है, विचार विमर्श है। भारतीय परंपरा में हितेन सहितम सहितस्य भाव साहित्य कहा गया। स्वहित से परहित की यात्रा साहित्य के द्वारा ही संभव है, इसलिए कविता की सार्थकता के लिए उसे सुर सरि समहित कह सोई कहा गया। राष्ट्रहित की भावना जगाने के लिए श्यामलाल गुप्त पार्षद लिख रहे थे झंडा ऊंचा रहे हमारा। माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे थे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मात्र उन पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। प्रसाद हिमादि तुम विसंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती की बात लिख रहे थे, तो पंडित प्रदीप लिख रहे थे ए मेरे वतन के लोग। और वो यही सिद्ध कर रहे थे कि जब जब राष्ट्र जीवन में चुनौतियां आई, साहित्य ने डटकर सामना किया। हमारे साहित्य की ताकत उसकी सांस्कृतिकता है। तो बात करते हैं समकालीन साहित्य उन रचयिताओं की जिनके लिए हम आज बैठे हैं और जो साहित्य में व्याप्त सामाजिक चेतना के संदर्भों को हम सबके सामने उपस्थित करना चाहती है। मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ डॉक्टर ऋचा शर्मा की एक छोटी सी लघु कथा है। शिक्षिका ने हिंदी की कक्षा में अनामिका की कविता बेजगह पढ़ानी शुरू की। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। पहले कुछ पंक्तियों को पढ़ते ही लड़कियों के चेहरे के भाव बदलने लगे, लड़कों पर कोई असर नहीं दिखा। कविता की आगे की पंक्तियां शिक्षिका पढ़ती है। लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। शिक्षिका कवित्री के विचार समझा रही थी और क्लास में बैठी लड़कियां बेचैनी से एक दूसरे की ओर देखने लगी। लड़के मुस्कुरा रहे थे,
कविता आगे बढ़ी। जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों कंघी में फंसकर बाहर आई केशों सी एकदम बुहार दी जाने वाली। एक लड़की ने प्रश्न पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया। मैडम, बुहारना मतलब? जैसे हम घर में झाड़ू लगाकर कचरे को बाहर फेंक देते हैं, यही अर्थ है ना? हाँ, शिक्षिका ने शांत भाव से उत्तर दिया। एकदम से कई लड़कियों के हाथ ऊपर उठे। किस जगह की बात कर रही है कवित्री? और औरत को कैसे बुहार दिया जाता है मैडम? वह तो इंसान है, कूड़ा कचरा थोड़ी ही है। शिक्षक को याद आई अपने आसपास की न जाने कितनी औरतें जिन्हें अलग अलग कारण जताकर बुहार कर घर से बाहर कर। इस उम्र में हार्मोनल बदलाव के कारण पागल होती जा रही है। वह जिंदा लाश से घूमती है अपने घर में, तो कोई सशरीर अपने ही घर के बाहर बंद दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे एक दिन पति ने बड़ी सहजता से कह दिया, तुम हमारे लायक नहीं हो, कोई और है बेहतर हमारी जिंदगी में तुमसे। ना जाने कितने कितने किस्से, कितने जख्म, कितनी बेचैनियां। मैडम बताइए ना, बच्चों की आवाजें। हाँ हाँ बताती हूँ। क्या कहे? यही कि सच्ची तो लिखा है कवित्री ने। नहीं नहीं, इतना सच भी ठीक नहीं, बच्चियां ही है ये, पर झूठ भी तो नहीं बोल सकती। क्या करे, कह दे कि इसका उत्तर तो वह भी नहीं ढूंढ सकी अब तक। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह बोली, दूसरी कवित्री की कविता की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। शीर्षक है बदलेगा बहुत कुछ। प्रश्न पुरुष स्त्रियां समाज का नहीं, मानसिकता है का है। बात किसी की मानसिकता की हो, जरूरी है कि स्त्री अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदले। बदलेगा बहुत कुछ, बहुत कुछ। और तब तक कक्षा की घंटी बज चुकी थी। इस लघु कथा को पढ़ते हुए मैं इतनी रोमांचित हुई और मुझे लगा वहां पूरे का पूरा सामाजिक परिदृश्य जो रोज हमारी आंखों के आगे से गुजरता है, किसी ने आईने में कैद करके हमारे सामने डाल दिया। और मैंने तुरंत फोन लगाया और कहा कि क्या हुआ? तो उसने कहा, सच दीदी, ये वास्तविक घटना है। मेरी कक्षा की छात्राएं जब जब मैं कविता पढ़ाती हूँ तो मुझसे अनेकों प्रश्न करती हैं। क्या घटता है समाज में, साहित्यकार उसे ही तो लेकर आ देता है। वो अपनी ओर से कहीं कुछ जोड़ता घटाता नहीं। और कई बार इसे कह दिया जाता है कि आप बीती लिखते हैं। अरे वो आप बीती क्यों ना लिखे? जो हजार लाख करोड़ के साथ घट रहा है उसे एक व्यक्ति आवाज दे देता है तो क्या बुरा करता है? और साहित्यकार का तो धर्म है, समाज में जो घट रहा हो उस सब को एक ऐसी भाषा में सबके सामने प्रस्तुत कर दे। अभी जी संदीप जी जब रेड लाइट एरिया की बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी सच तो है, बंद कमरों में बैठकर साहित्य नहीं लिखा जाता। उसके लिए तो उन जगहों पर घूमना ही होता है, वहां जाना ही होता है, वहां से वह विषय वस्तु उठानी ही होती है, तब जाकर कथा, कहानी और सफर तैयार होता है। क्या हम सब देख सुनकर भी मौन हुए बैठे रहे? क्या हम इस डर से कभी बोले ही नहीं कि दुनिया में तो ये सब चल रहा है, चलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो जीवन बीत गया, मैं तो रिटायरमेंट के दायरे पे हूँ, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, मुझे और उसे क्या लेने देना। साहित्यकार ऐसा नहीं सोच पाता, कथाकार ऐसा नहीं सोच पाता। उसे हर समय एक पीड़ा रहती है, एक बेचैनी रहती है कि नहीं नहीं, मैं सबकी पीड़ा को मुख दूं, मैं सबकी पीड़ा को स्वर दे सकूं। और जब वो स्वर देने बैठता है, अटल जी जब लिखते हैं, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं, और इतनी रुखाई कभी मत देना। ग्रीष्म पंकज के शब्द उधार लेकर कहूं तो जिससे जनगण का अभिनंदन वह सच्चा साहित्य, जिसमें धरती माँ का वंदन वह सच्चा साहित्य। आजादी का अर्थ नहीं है हम हो जाएं निर्वस्त्र, जिसमें नैतिकता का वंदन वह सच्चा साहित्य। तो ऐसे रचनाकारों के साहित्य पर जब दृष्टिपात करते हैं और इस वाक्य को सूत्र रूप में रखते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारी पीठ पर तब तक सवार नहीं हो सकता जब तक हमारी पीठ झुकी हुई ना हो।
मैं इन पंक्तियों को फिर रेखांकित कर रही हूँ। हम अपने ऊपर बहुत से अत्याचारों अनाचारों की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या आपको नहीं लगता कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा जाता है? कहीं हम ही किसी दबाव में अपनी पीठ झुका देते हैं कि लो चढ़ जाओ मेरी पीठ पर। कहीं हम ही तो सीढ़ी नहीं बन जाती। कहीं लोगों से सहायता मांगते मांगते हम दया के पात्र तो नहीं हो जाते। कहीं सबकी निगाहों में ये तो नहीं आ जाता ये वर्टलेस से कुछ नहीं आता, मैंने तो सब सिखाया है। और ध्यान रखिए, आप किसी से कुछ भी नहीं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और जब मैं अपनी महिला कथाकारों की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ जब वो लिखती है तो वो तो स्वयं साक्षात शक्ति का अवतार है। उसे तो लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का रूपाकार माना गया। दरअसल स्त्री पुरुष के बीच एक, हर पुरुष के भीतर एक बच्चा सोया रहता है और हर कन्या के भीतर एक माँ। बच्चे की जिद, स्वभाव, आवश्यकता एक माँ से अधिक और कोई नहीं जान सकता। क्या यही प्राकृतिक कारण नहीं है कि स्त्री पुरुष के छिपे मनोभावों को भी बहुत आसानी से पढ़ लेती है? भारतीय समाज तो अर्धनारीश्वर की कल्पना की बात करता है। 21वीं सदी की प्रसिद्ध कथाकारों में चित्रा मुद्गल, मृदुला सिन्हा, उषा यादव, कुसुम खेमानी जी प्रमुख हैं और समकालीन कथाकारों में नरेंद्र कोहली, रामदरेश मिश्र, बलराम जी। सुनो जयंती कहानी संग्रह में नसीब अपना अपना एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रभा खेतान जब कहती है बाजार हर जगह है, दुनिया के हर घर और हर कोने में यह बाजार 24 घंटे सक्रिय है। अलका सरावगी की शेष कादम्बरी, अनामिका, तिनका तिनके, लता शर्मा का सही माप के जूते उपन्यास परंपरागत स्त्री छवि के हो रहे बदलावों को रेखांकित करती है। कृष्ण सोप्ती की मित्रों बढ़ जानी, उषा प्रेम बाजार की रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवार, परंपरा और रूढ़ियों के द्वंद में फंसी आधुनिक स्त्री की अस्मिता खोजते ने का प्रयास है। चित्रा मुद्गल का आवा, नासरा शर्मा का एक और शालमली, राजी सेठ का तत्सम और चंद्रकांता का अपने अपने कोणार्क में औरत के सामाजिक सरोकार नजर आते हैं। चित्रा मुद्गल की कहानी बावजूद इसके कि नायिका सोचती है इसके हिस्से में तो जूझने की चुनौती है, तो उसे क्यों ना स्वीकार करे, मोहर से क्यों इस्तेमाल हो। प्रभा खेतान औरत उत्तर गाथा में लिखती है स्त्री मनुष्य है और एक जीवित मनुष्य, व्यवस्था को उसे संपूर्णता में देखना होगा। मृदुला गर्ग की कहानियों में स्त्री जीवन में निहित चुनौतियां का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। खरीदार कहानी जब मैंने पढ़ी और उसकी जो नायिका है वो विवाह को नकारती है, विवाह की अनिवार्यता को नकारती है। आज की शिक्षित स्त्री के लिए केवल विवाह ही आर्थिक सुरक्षा नहीं है, वह अपने बुद्धि बल से कठिनाइयों के पार जा सकती है। मालती जोशी 2.5 अक्षर प्रेमी की नायिका जयंती प्राध्यापिका है, मृत प्रेमी के माता पिता का पालन पोषण करती है। यह उसके जीवन की चुनौती है जिसे वो भली भांति जानती है और विवाह के संदर्भ में सोचती है कि इन दो प्राणियों के समेत मुझे जो अपना लेगा विवाह पति के रूप में मैं उसका वर्ण करूंगी। और जब इस सब कथा साहित्य को पढ़ा जाता है तो मन एक प्रश्न बार बार करता है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, आखिर ऐसा क्या घट रहा है। सर्जक, साहित्यकार इन सबको पॉइंट आउट, रेखांकित कर रहा है। जब चित्रा मुद्गल की पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा को पढ़ा, मन बार बार दुनिया का कितना थोड़ा सच जानते हैं। सच में साहित्यकार हमारे लिए इतनी खिड़कियां खोलता है। और जब मैं प्रवासी और साहित्य को पढ़ती हूँ और उन पटल की कहानियां पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अभी हम तो बहुत सुरक्षित हैं, इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया, इसके आगे की जमीन तो और बहुत खुरदरी है। नरेंद्र कोहली के उपन्यासों को पढ़ते हुए तो जो सामाजिक चेतना और जिस शक्ति और सामर्थ्य और हुआ
चाहे फिर वह महासमर हो, तोड़ो कारा तोड़ो हो, अभ्युदय हो, क्षमा करना जीती हो, मेरा अपना संसार हो, या जहां है धर्म वही है जय हो। मैं अपनी बात मृदुला सिन्हा का जो मेहंदी को रंग एक उपन्यास है और जिसमें एक विकलांग की कथा है, मुझे लगा उसके बाद तो विकलांगों के प्रति सारे दृष्टिकोण बदल जाने चाहिए थे। उनके जीवन के अनुभूत सत्य पर आधारित विकलांगों की पीड़ा और विवशता और जीवन संघर्ष को व्यक्त करना उपन्यास। लेखिका ने एक विकलांग पुत्र परिमल के जीवन के 10 वर्षों में जब वह अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाने में असमर्थ था, उसे विकलांग नहीं महसूस होने दिया। आज समाज में कितने घरों में विकलांग बच्चे और पेरेंट्स उनके साथ क्या करते हैं, या तो कहीं छोड़ आते हैं या 2400 घंटे एक इस चिंता में जीते हैं इसका भविष्य क्या होगा। पूरे परिवार के सदस्यों ने उसकी विकलांगता को स्वीकार ही नहीं किया, उसे पूरी तरह अपनाया। 18 वर्ष की उम्र में असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर मृदुला जी अपने हृदय की पीड़ा को उपन्यास का स्वरूप प्रदान कर देती हैं। उनका मानना है शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को समाज या परिवार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर हम अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति की मन वचन कर्म से सहायता करने का संकल्प लें तो इसमें परिवर्तन आ सकता है। तो इस उपन्यास में विकलांगों की मन स्थिति और विकलांगता का सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करती है। अधूरे पैर पर चलते व्यक्ति को जो कठिनाई आती है, दोनों पांव पर चलता व्यक्ति उसे महसूस भले ही ना कर सकता हो, लेकिन बार बार लगता है वह विकलांगता तो शरीर की है, हम में से आधे तो मानसिक रूप से विकलांग, और उस विकलांगता के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे दोनों हाथ पैर हैं, आंखें हैं, सब हैं, लेकिन हम देखते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हमारी सोच कितनी छोटी हो गई है। फिर मुझे याद आती है वह पंक्तियां, छोटे न हो हम बुद्धि से और ईशमय से विश्वमय। हम ये सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बार बार लगता है कि हमारा ये जो सोच का दायरा है वह कहीं बहुत एक छोटे से पुर्जे में फिट है। और यह भी सच है कि जो किसी व्यथा से गुजरते हैं वे बड़े संकल्पी होते हैं, वही व्यक्ति ऐसे अधूरे व्यक्ति की जिंदगी को संपूर्ण करने का श्रेय ले जाता है। भीख ना मांगे तो क्या करे? पैर बन जाने से क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगा? कुर्सी मिल जाएगी मुझे, फिर कहां से खाऊंगा? बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्या पैर ना हुआ मेरे लिए तो आफत हो गई, नहीं चाहिए मुझे ये पांव। दर्शन की बात सुनकर शालिनी में व्यथित और जाती, उसके अंदर भी अंतर्द्वंद होने लगता है। वह सोचने लगती है इसे पैरों पर चलने से क्या होगा? क्या पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या सुलझ जाएंगी उनकी? जिस देश में लाखों लोग भले चंगे बेरोजगार बैठे हैं, वहाँ कृत्रिम पैर पर चलते अपाहिज को सरकार कहाँ से नौकरी देगी? अन्य रोजगार तो मुश्किल है। विकलांगता की समस्या तो सृष्टि के सृजन से है। विकलांगता समाज का अभिन्न अंग है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से मृदुला सिन्हा जी ने उसे व्यक्ति दी है, समाधान दिया है कि विकलांग हो तो कोई बात नहीं हो, शारीरिक विकलांगता वैसे भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस देश में इतने लोगों का सोच विकलांग हो कि वह ढंग से सोच नहीं पाते हो, पूरे हाथ पैरों के रहते हुए बुद्धि से इतने छोटे हों, सोच इनका वो हो, तो उस देश में उस शारीरिक विकलांगता कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। मुझे बार बार लगता है एक कथाकार का लिखना, एक वो स्त्री हो पुरुष हो, विषय अलग है, लेकिन वो जो विषय चुनता है और समाज की किन गहराइयों में जाकर लिखता है, वह समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। आज एक विषय को मैंने उठाया, आज मेरे पास बहुत सारे लोगों ने पूछा। कल मैं किसी कार्य से PhD वाइवा के लिए बाहर थी, वहां मेरा एक परिचय कराया गया और कहा गया ये बहुत सेवाभावी बच्ची है, ऐसे एक रिटायर्ड IAS है, उनकी पुत्री है, इतना करती है। मुझे मन में लगा
जिस बच्ची की सेवा भाविता की आज हम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कल उसका विवाह हो जाने दीजिए और वह अपने माता पिता के लिए 10% भी सोच ले तो अगले परिवार में तूफान आ जाता है। समाज आलोचना करने लगता है कि अरे अब तो तुम्हारा दायित्व यहाँ हो गया, उसके 25, 30, 35 साल सब जीरो। क्यों नहीं हम श्रवण कुमार अपने अपने संदर्भों में बन जाते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा करते कि मेरे माता पिता है, मैं पूरी जिम्मेवारी उठा सकती हूँ, आपके माता पिता आप उठाइए और मिलकर दोनों की उठा लेते हैं। जिस दिन हमारे समाज में परिवर्तन हो गया, जिस दिन ये चेतना हमारे अंदर व्याप्त हो गई, मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का संदर्भ बदल जाएगा। जब मैं पढ़ती हूँ कि हम महिलाएं आखिर किसके विरुद्ध लड़ रही हैं, अभी तो हमें लक्ष्य नहीं पता हमें जाना कहाँ है, अभी तो हमें ये नहीं पता कि हमें चुनना क्या है। हवा बह रही है, उसी में हम बह रहे हैं। तो अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य तय करना, साहित्यकार जो लिख रहा है उसे पढ़ना, उसमें से उस मूल्य को ग्रहण करना, उसे अपने आचरण में ले आना। केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता। पता नहीं हमारे सिलेबस में कितनी 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 पुस्तकें लगा दी जाती हैं, हम बीए, एमए, पीएचडी सब कर लेते हैं, लेकिन हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। हम उस चिकने घड़े की तरह होते हैं जिस पर पानी डाला जाता है और वो फिसलता जाता है। अंत में हमारे पास डिग्रियों के पुलिंदे होते हैं और इसे कहते हैं मैंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, और कोई दो बात पूछ ले तो हम मौन हो जाते हैं। अरे पुरानी बात है, किसको याद रहता है, सब हम आगे बढ़ जाते हैं। किस सामाजिक चेतना की बात कर रहे हैं हम लोग? इतने पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के मध्य भी अभी तक जब वो अज्ञान और अंधकार फैला हुआ है, हम किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? स्वतंत्र होने से रोका किसने था? आज तो अपने वो सारे जिसको आप कारागार कहते हैं वो तोड़ चुके हैं ना, बाहर निकल चुके हैं। आपको मिला क्या है? जिन बातों से डर कर आप बाहर भागे थे, उससे बड़ी मजबूत दीवार तो वहां है। तो लड़ना है तो बेहतर है अपनी सीमा और शक्तियों के साथ जिस जगह है उसी जगह खड़े होकर लड़े, पलायन रास्ता नहीं। और जब हम पलायन को रास्ते के रूप में चुन लेते हैं तो हमारे आगे फिर एक समस्या खड़ी होती है कि अब क्या होगा। और यह जो भविष्य को भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला एक प्रश्न हमारे सामने है, वह हम सबको बहुत पीड़ित करता है। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ भले ही होता हो, मंच पर हम कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, पर सच को कभी स्वीकारना चाहिए कि हम अपने को कितना बदल पाते हैं, हम कितने बात ग्रहण कर पाते हैं, हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं। किसी ने 100 बातें कही और 5 नहीं, कहती 2% भी आपने पकड़ लिया और उसे आचरण और व्यवहार में लाए तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान। ये सामाजिक चेतना, यह जागृति, यह विचारों की स्पष्टता जब हमारे अंदर आ जाती है तो सच में बहुत दूर तक बहुत साफ साफ दिखने लगता है। आप व्यक्ति को पढ़ना सीख जाते हैं, किताबें तो छोड़ दीजिए, आप चेहरा पढ़ना आपको आ जाता है, आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और आप अपना भला बुरा जानने में समर्थ हो जाते हैं। संदीप जी ने अवसर दिया, मुझे इतने वरिष्ठ साहित्यकारों से मिलवाया। कुसुम जी सामने है मेरे, पुष्पिता जी भी आ चुकी होंगी। मैं आप सबको प्रणाम वंदित करते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।
धन्यवाद मैडम।